जय हिंद, नमस्कार। बीपीएससी पीटी पीवाई की सीरीज के इंडियन ज्योग्राफी विषय के पीवाई की सीरीज के दूसरे वीडियो में आज हम देखेंगे भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उस सबको, उसके बाद भारत की जितनी प्रजाति है, जनजातियां हैं, उस सब से जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उस सबको देखेंगे। उसके बाद अपवाह तंत्र को देखेंगे। उसके बाद नदियों के किनारे स्थित नगर को देखेंगे, नदियों के किनारे स्थित नगर को देखेंगे। उसके बाद जलप्रपात एवं झील को देखेंगे। तो चलिए इस सारे टॉपिक से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं बीपीएससी पीटी के एग्जाम में उसको देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का जो पहला प्रश्न है वो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से, जिसमें पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। कौन सा जिला है जो कि तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो उत्तराखंड का जो जिला है जो तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है वो है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा यानी कि ए ऑप्शन क्या है, सही है। अल्मोड़ा जिला क्या है, तिब्बत से नहीं लगा हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड का जो 3 जिला है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये तीनों जिले तिब्बत से सीमा साझा करते हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिला जो है वो तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 पीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है भारत के किन राज्यों की सीमा कॉमन बॉर्डर्स पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ। देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं है भारत में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ही ऐसा राज्य कोई हो जो पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर साझा करता हो और बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर साझा करता हो। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वह है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और किसका नाम है, तो यह है महाराष्ट्र का एक अंग है, उसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और महाराष्ट्र का जो उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, उसका नाम क्या है, विदर्भ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 41st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पाट रीजन अवस्थित है। देखिए पाट अंचल जो है वो छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। छोटा नागपुर क्षेत्र कहाँ है, तो झारखंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ये 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है झुमड़ी तलैया। झुमड़ी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? झुमड़ी तलैया किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में अवस्थित है झुमड़ी तलैया। ये 47th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब कि सबसे अवरोही क्रम नहीं, घटते क्रम क्या है, मतलब कि सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उसके पहले लगाना है। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कौन सा सबसे, किस राज्य का सबसे क्षेत्रफल ज्यादा है? तो इसमें सबसे क्षेत्रफल ज्यादा जो राज्य है वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो 3 नंबर किसमें है, तो 1 में है और डी में है 3। ये 3 मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा पहला नंबर 3 नंबर। मध्य प्रदेश के बाद किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, ऑप्शन नंबर 1 के गो में डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इसका घटते क्रम कैसा हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो सबसे पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश और चौथा हो जाएगा बिहार। तो 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है वो है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, कौन कौन से? तो चलिए देखिए, भारत का सबसे जो बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो है राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान 1 नंबर में आएगा।
उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है भारत में शीर्ष राज्यों में वो है मध्य प्रदेश, तो दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। और तीसरा जो राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा वो है महाराष्ट्र, तो ऑप्शन तीसरा भी महाराष्ट्र रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए दंडकारण्य क्षेत्र जो भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, इसमें उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है, तेलंगाना भी आता है और महाराष्ट्र भी आता है। ठीक है, तो इस सभी में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार तीसरा कौन सा है? तो जैसे कि जनसंख्या के अनुसार सबसे जो बड़ा राज्य है अपने देश में वो है, जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और जनसंख्या के अनुसार अगर हम देश में कौन से राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है तो वो देखें तो सबसे एक नंबर पे आएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दूसरा नंबर पे आएगा महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पे आएगा हमारा बिहार। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला जो प्रश्न है वो है असम क्या है? अगला प्रश्न है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो असम जो है सो 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला जो प्रश्न है वो है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो जिला है वो है वर्तमान में कच्छ जिला। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जिला क्या है, कच्छ, जो कि क्या है गुजरात में है, और उसके बाद लेह लद्दाख का स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है आपको गुजरात की राजधानी कौन सी है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो भैया गांधीनगर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं प्रजाति और जनजाति से। तो प्रजाति और जनजाति के से जितने भी प्रश्न हैं भारत में, उससे पहला प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन प्रजाति जो है वो भारत के दक्षिण में है, संकेंद्रित है, यानी कि द्रविड़ियन जो प्रजाति है, यानी कि वहां पे द्रविड़ भाषा अत्यधिक बोला जाता है। तो वो है द्रविड़ भाषा में जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और तुलु, ये प्रमुख भाषाएं हैं जो कि द्रविड़ प्रजाति में बोली जाती है। तो ये है दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो जनजातीय समुदाय की जो पहचान है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में नहीं की गई है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गद्दी लोग निवासी हैं किस किस राज्य के? तो हिमाचल प्रदेश के गद्दी बकरवाल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में निवास करती है। ठीक है, ये जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, बोडो निवासी कहाँ के हैं? तो बोडो निवासी जो मूल रूप से तो मुख्यतः जो है बोडो असम की जनजाति है। ठीक है, और ये निवास करती है गारो पहाड़ी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गारो जनजाति है कहाँ की? तो ये है असम की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गारो जनजाति कहाँ की है? गारो जनजाति, पिछला प्रश्न क्या था भैया?
पिछला प्रश्न था बोडो जनजाति कहाँ है। बोडो जनजाति है कहाँ की, तो वे है असम की। ठीक है, या गारो पहाड़ी पर निवास करती है। और अगला जो प्रश्न है वो है गारो जनजाति कहाँ की, तो गारो जनजाति है मेघालय की, गारो खासी जयंतिया। तो ऑप्शन तीन जनजाति है मेघालय में फेमस, गारो खासी और जयंतिया। तीन पहाड़ी भी है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भील जाति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में है 4, भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जाति जो है वो मुख्य रूप से जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक में भी पाया जाता है, और त्रिपुरा और राजस्थान में भी पाया जाता है। तो भील जाति कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। भील गुजरात में, भील बिल्कुल महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो भील ठीक मिला हुआ है। कोटा तमिलनाडु में, बिल्कुल जो है सो कोटा तमिलनाडु में लिखा हुआ है। तो कोटा जो है तमिलनाडु में भी होता है और कर्नाटक में भी होता है। और गद्दी हिमाचल प्रदेश में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, हिमाचल प्रदेश में होता है गद्दी, और जम्मू कश्मीर में भी होता है, लद्दाख में भी होता है। और टोडा केरल में लिखा हुआ है। टोडा जो है सो केरल में नहीं बल्कि टोडा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं मिला हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही नहीं मिला हुआ है। तो डी जो है सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में, किस प्रांत में स्थित है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र, तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है भैया, भरमौर जनजातीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है। तो मणिपुर की जो मध्य घाटी है, ठीक है, उसमें जो गैर अनुसूचित लोग हैं उसे मैतेई कहा जाता है। वर्तमान में तो वहां मैतेई और कुकी के लेकर विवाद है, क्योंकि अनुसूचित जाति का दर्जा जो है मैतेई को भी हाईकोर्ट के द्वारा दे दिया गया था। उसके बाद कुकी और मैतेई में संघर्ष शुरू हो गया था, जातीय हिंसा हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अपवाह तंत्र से प्रश्न है। क्या है, अपवाह तंत्र से। पहला है गंगा नदी तंत्र से प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना होती है। तो गंगा की जलोढ़ जो मिट्टी है उसकी जो गहराई है वो दो वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग होती है। ओढम के अनुसार गंगा का जलोढ़ निक्षेप की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ग्लैनी के अनुसार 2000 मीटर तक होती है, तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जब भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तब गंगा का निर्माण होता है, और गंगा कहाँ बनता है, और उस स्थान को क्या कहते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, जो कि पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, सबसे बड़ी बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो गंगा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जो गंगा जो बहती है कितने किलोमीटर में, 2525 किलोमीटर में। उसके बाद गोदावरी का स्थान है जो कि 1465 किलोमीटर में बहती है। उसके बाद नर्मदा 1312, और उसके बाद महानदी जो कि रहती है 851 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो गंगा नदी घाटी का जो भाग है वो दक्षिणी कोयल नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या है,
गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो गंगा नदी घाटी का जो भाग है वो है उत्तरी कोयल नदी। तो झारखंड में बहती है, जो कि सोन नदी की सहायक है, ठीक है। और दक्षिणी भाग में गंगा नदी से, सोन नदी दक्षिणी भाग में गंगा नदी से मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक है यमुना नदी के बाद, जो कि पटना के पास गंगा में मिलती है, ठीक है। तो बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं, ठीक है। बराकर और उत्तरी कोयल दोनों जो है तो गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। बराकर ये दक्षिण कोयल तो उसका है, दक्षिणी दक्षिणी कोयल नहीं है। दक्षिणी कोयल, कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में बहता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि प्रश्न क्या कहता है कि गंगा घाटी नदी का कौन सी उपनदी है? तो ये उत्तरी कोयल और बराकर नदी है, ठीक है। दक्षिणी कोयल जो नदी है वो झारखंड और उड़ीसा में बहती है, ठीक है। तो उत्तरी कोयल और बराकर नदी गंगा नदी घाटी का उपनदी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में गंगा के किनारे जिलों जो अवस्थित है उसकी संख्या है 12। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन से जिले हैं जो कि गंगा के किनारे हैं बिहार में? तो वो है सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो गंगा नदी सबसे लंबी किस जिले में बहती है? तो वो बहती है आपको पटना में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पटना में गंगा नदी बहती है, कितनी बहती है? तो 99 किलोमीटर बहती है। और भागलपुर में बहती है 97 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो फतुहा के पास गंगा में पुनपुन नदी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गंडक नदी का, अगला प्रश्न है कि गंडक नदी का दूसरा नाम है। क्या है भैया गंडक नदी का दूसरा नाम? तो गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या है? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और नाम है सालग्रामी, ठीक है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से पहला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, यानी कि उत्तर से नहीं मिलती है। तो सुबनासिरी जो है उत्तर से मिलती है, ठीक है। मानस उत्तर से मिलती है, ठीक है। बेलसरी भी उत्तर से मिलती है, ठीक। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी नदी उत्तर से मिलती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में यारलुंग यांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो यारलुंग यांगपो नदी है जो कि तिब्बत में इसका नाम है, वो भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो मध्य प्रदेश से प्रवेश करती हुई जब असम में आती है तो इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी से के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन कौन सी है? तो मानसरोवर झील के से तीन नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन नंबर है ए में है गोदावरी, ठीक है, बी में है महानदी, तीन में है कृष्णा और चार में है ब्रह्मपुत्र। तो मानस जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन सी नदी है? मानस। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की नदियों से। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उससे पहला प्रश्न है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फोर्ट ट्रफ से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से बहने वाली जो नदी है वो है आपको नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा कि नर्मदा जो है भ्रंश द्रोणी से बहती हुई आती है और भ्रंश घाटी से प्रभावित होने के कारण इसमें जो है गाद का निर्माण नहीं होता है और ये जाकर डायरेक्ट समुद्र में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण न करके समुद्र में डायरेक्ट गिर जाती है और एस्चुरी बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है सोन नर्मदा तथा महानदी। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो ये तीनों नदी निकलती है अमरकंटक से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अमरकंटक से निकलने वाली तीन नदी है सोन, नर्मदा और महानदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं कौन कौन से? पश्चिम की ओर तो नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। उसके बाद ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन जो राप्ती नदी है वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नर्मदा, ताप्ती और माही तीन जो प्रमुख नदियां हैं वो पश्चिम की दिशा में बहती है और राप्ती जो कि घाघरा की सहायक है वो उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रभावित होती है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर कौन कौन से नदियां बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी को किस किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक से होकर गुजरती है, ठीक है, और उसके बाद केरल से होकर गुजरती है और उसके बाद तमिलनाडु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? नाम है इसका तेल नदी। तो तेल नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, महानदी, ठीक है, जो कि ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है उसकी सहायक नदी है। तो इस ऑप्शन में कहीं पे महानदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, यानी कि कौन सा नदी है जो पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होता है, यानी कि पश्चिम प्रवाहित होता है? तो पश्चिम की दिशा में नर्मदा प्रवाहित होता है और पश्चिम की दिशा में ही क्या कहते हैं उसको, गंग, गंगावली, ठीक है। नर्मदा और गंगावली कहाँ किस ओर प्रभावित होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो कौन कौन से पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? ये पश्चिम की ओर गंगावली और नर्मदा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है और कृष्णा जो है तो दोनों दक्षिण भारत की नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भीमा नदी
भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो भीमा नदी किस नदी की उपनदी है भैया? तो भीमा नदी जो है वो किस नदी की उपनदी है? तो ये है कृष्णा नदी की उपनदी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। कृष्णा नदी की उपनदी या सहायक नदी कौन सी है? भीमा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी नदी प्रणाली की विशेषता क्या है? तो पहला है ऑप्शन कि प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं। दूसरा ऑप्शन है ये नदियां युवा वलित पर्वत से होकर बहती है और अभी भी युवा अवस्था है। बिल्कुल गलत बात है ये। इन तीसरा ऑप्शन है इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक और तीन सही है। और ये युवा वलित पर्वत से होकर नहीं गुजरती है, ये प्राचीन वलित पर्वत से होकर गुजरती है और ये अभी प्रौढ़ावस्था में है, युवावस्था में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक और तीन सही है। तो कौन सा सही है? एक और तीन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती और सबरी ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सटीक और सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्योंकि गोदावरी नदी का जो सहायक नदी है दंडकारण्य क्षेत्र में वो है इंद्रावती और सबरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अन्य नदियां से, और अन्य नदियां में सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियों की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। पहला है कि अधिकांश हिमालय नदियां 12 मासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्मित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिमालय का नदियां 12 मासी है क्योंकि वो ग्लेशियर से पानी आता है, और प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्मित है क्योंकि वहां कोई ग्लेशियर की मात्रा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि हिमालय नदियां का ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। बिल्कुल पहाड़ पर से आता है तो इसका ढाल बिल्कुल ही अधिक अधिक खड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। बिल्कुल नहीं, हिमालय नदियां क्योंकि वो पहाड़ से आती है और अपने साथ गाद लेके आती है तो क्षरण का अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है हिमालयी नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां नहीं। ठीक है, तो हिमालय नदियां प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो तीसरा ऑप्शन गलत है, एक और दो सही है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो एक और दो, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 67 में पूछा होगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है अटॉक में सिंधु नदी? तो वो है काबुल नदी से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी जो है अटॉक के निकट अफगानिस्तान में बहने वाली काबुल नदी से मिलती है और जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, पाकिस्तान के कराची से प्रवाहित होते हुए कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो भारत की नदियां हैं और ये लाहौल में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रा और भागा। तो चंद्रा नदी का उद्गम जो है सो चंद्रताल है के निकट एक ग्लेशियर से होता है, और भागा नदी का उद्गम जो है सो बरालाचा के निकट है। ठीक है, और तंडी के निकट चंद्रा और भागा का संगम होता है जहां से चंद्रभागा नदी जिसे चिनाब नदी कहते हैं उसकी शुरुआत होती है। अगला 67 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा बिल्कुल गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है और गोदावरी भी गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। दूसरा देखते हैं महानदी, कृष्णा और कावेरी, बिल्कुल ये तीनों भी गिरती है तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ए और बी दोनों। लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदी
निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, जो कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है भैया? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पुष्कर घाटी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अजमेर के निकट है, अरावली पर्वत में। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रेणी में जो अजमेर के स्थित पुष्कर घाटी है वहां से निकलती है लूनी नदी। ठीक है, और ये दक्षिण पश्चिम के दिशा में होते हुए गुजरात राजस्थान से बहती हुई कच्छ के रंध में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसे अंतः प्रवाही नदी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कच्छ के रंध में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? यही की जो मतलब धरती में विलीन हो जाती है, तो यही लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो यही लूनी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कोसी मैदान ठीक है कि माध्य समुद्र तल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई क्या है? तो कोसी मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो है 30 मीटर। ऑप्शन नंबर 30 से 40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोसी नदी जो है नेपाल से आती है भारत में, और ये कभी भी अपना रास्ता बदल लेती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। इससे भारी नुकसान होता था बिहार में, होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स किया गया है, यानी कि ऐसा नदी जो बार बार अपना रास्ता बदलता है वो कौन सा है? जो सबसे ज्यादा बार बदला है वो है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, और यही कारण है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में पानी जो आता है वो गंडक नदी से आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी नदी कहाँ है? गंडक नदी से पानी आता है, और यह क्या है? पश्चिम चंपारण जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर अभी हमने बताया गंडक नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात वो शरावती नदी पर है, बिल्कुल ये सही बात है। उसके बाद कपिल धारा ये कावेरी नदी पर नहीं, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है, तो ये गलत है। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात गोदावरी नदी पर, बिल्कुल गलत है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। तो इसमें कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बी और सी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? तो सबसे बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो काली नदी, पेरियार और पोनानी नदी का है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, इसमें अधिक जल ग्रहण क्षमता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में 4, कंकर, कायल और मांड। तो 4 क्या होता है? 4 जो है वो डेल्टा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 4 जो है सो डेल्टा द्वारा जो नई मिट्टी जो छोड़ी जाती है उसे ही 4 कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंकर, तो कंकर किसमें होता है? तो कंकर बांगर भूमि होती है। कंकर जो कि कैल्शियम
का बना होता है, पत्थर होता है गोल गोल, उसे वो बांगर से संबंधित है। उसके बाद कायल किससे संबंधित है, तो कायल जो है वो संबंधित है आपको तटीय मैदान से। ऑप्शन नंबर 4 जो है सो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कायल किसको कहते हैं, तो केरल में जो बैक वाटर लेक है इसको कायल के नाम से जाना जाता है। और मांड जो होता है, मांड किसको कहते हैं, तो ये पंजाब का मैदान होता है मांड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 3, तो ए का 2 बी का 3 क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो ये नगरी गांव के पास से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठार में जो है सो से निकलती है, झारखंड के रांची के निकट नगरी गांव है वहां से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 69 में पूछा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी के किनारे स्थित नगर से प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गंगा नदी के किनारे सबसे जो बड़ा शहर है वो है कानपुर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पटना इलाहाबाद ये भी गंगा नदी के किनारे ही स्थित नगर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर ये सब तो है, लेकिन उत्तरकाशी जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी एक जिला है। ठीक है, जो कि गंगा नदी के किनारे नहीं है, वो भागीरथी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। पहलगाम जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की, भारतीय पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी 22 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो ये पहलगाम में हुआ था घटना, और पहलगाम इसलिए अभी चर्चा में बना हुआ है। तो पहलगाम प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर जगह है, जो किस नदी के किनारे बसा है, तो लिद्दर नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, लिद्दर नदी। और लिद्दर नदी जो है झेलम नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 66 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रपात और झील से प्रश्न है। ठीक है, जलप्रपात और झील से प्रश्न है अगला। सबसे पहला प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर, तो हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, स्वर्ण रेखा, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी पर क्या है, हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, जो कि झारखंड में है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, आपको निम्नलिखित में से कौन से एक मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील वुलर झील भी है और लोकटक झील भी है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही उत्तर, उपयुक्त में से एक से अधिक। चिल्का और सांभर ये खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो तेल्हार कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है कैमूर में। ठीक है, कैमूर जिला में कौन सा है, तेल्हार कुंड जलप्रपात। ठीक है, यह रोहतास के पठार पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो गोखुर झील है वो है कांवर झील। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और कांवर झील कहाँ है बिहार में, तो बिहार में है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, जो कि बिहार के बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न है, वो है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह है हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है
और राजस्थान के विभिन्न जिलों में जल का जो है सो स्रोत है। तो राजस्थान का जो जैसे बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर जिला से होकर थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर जाती है और ये हरि के बैराज से इसका उद्गम होता है, जो कि कहाँ है, पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये आज हमने देखे इसमें 69 प्रश्न को, 69 प्रश्न को हमने देखे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे जलवायु, मानसून से प्रश्न देखेंगे। ठीक है, वर्षा से प्रश्न देखेंगे। इस सब से जितने भी आगे कुछ और टॉपिक से प्रश्न देखेंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।